Hello everyone, this is Mahendra Singh Naruka. I am faculty of Social Science at Kota Career Point School. In this video, I would like to continue the Indian history, glorious history of India. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ स्क्रिप्ट ड्यूरिंग अशोकाज रूल। अशोक अपने सब्जेक्ट को, अपने पीपल को, अपनी प्रजा को एक रॉक एडिक्ट्स के थ्रू समझाया करता था, रॉक एडिक्ट्स के थ्रू एड्रेस किया करता था, कम्युनिकेट किया करता था। और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दे रखी है जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, बट ये स्क्रिप्ट जो है उस समय किसी लैंग्वेज, आइदर पाली लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में वो अपनी जनता को संबोधित किया करता था। हियर यू कैन सी अशोका पिलर, जिसे हम कहते हैं अशोक स्तंभ। दिस वॉज ऑल्सो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जिससे हमें उसके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेसर्स एंड डाउनफॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। एज वी ऑल नो दैट अशोका वॉज पावरफुल रूलर बट हिज सक्सेसर्स वेर नॉट। अशोक के मरने के बाद में पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लग जाता है। अशोक के बाद नेक्स्ट 50 ईयर्स में उसके वीक सक्सेसर्स रूल करते हैं। सबसे पहले अशोक के बाद में कुणाल रूल करता है। अशोक के बाद में कुणाल रूल करता है फ्रॉम 232 से लेकर 224 BCE के बीच में। कुणाल का दूसरा नाम जो था वो था धर्म विवर्धन, और ये जानकारी इतिहासकारों को मिलती है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्यावादान। इसके अलावा जलोक नाम का रूलर, वो कश्मीर पे रूल करता था। इसके बारे में हमें पता चलता है, एक हिस्ट्री लिखी गई है राजतरंगिनी कल्हन के द्वारा, कश्मीर की हिस्ट्री है, तो उसने उसमें बताया है जलोक वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। अनदर हिस्टोरियन तारानाथ, उसने बताया कि गांधार पर उस समय अशोक के बाद रूल करता था वीरसेन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अशोक का बेटा वीरसेन गांधार पर रूल करता था। फिर इसके बाद में कुणाल के बाद में नेक्स्ट सक्सेसर आता है दशरथ, फ्रॉम 224 BCE से लेकर 216 BCE तक। दशरथ के बारे में बताया जाता है कि उसने नागार्जुनी गुफाएं डिपेंडेंट्स को चैरिटी में यानी दान में दे दी। दशरथ के बाद नेक्स्ट फॉलो होता है सांप्रति, 216 से 206 BCE के बीच। फिर देववर्मन 206 से लेकर 199 BCE तक। फिर उसके बाद सतधाम 199 BCE से 191 BCE तक। वैसे ये नाम आपको याद रखने इतने ज़रूरी नहीं है। और फिर इसके बाद में लास्ट होता है बृहद्रथ 191 से 184 BCE। ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। बृहद्रथ वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर बिकॉज ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। नेक्स्ट टॉपिक इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरिंग मौर्यन टाइम इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड रूलिंग सिस्टम इस्टाब्लिश हुई। इवन देन स्टेट वॉज डिवाइडेड, किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू 7 कंपोनेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किंगडम वॉज कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू 7 कंपोनेंट्स। वो 7 कंपोनेंट्स थे राजा, अमात्य, अमात्य मतलब होता है मिनिस्टर्स, जनपद मतलब होता है पीपल ऑफ द किंगडम, पीपल ऑफ द कंट्री। फिर है दुर्ग, दुर्ग मीन्स फोर्ट। फिर इसके बाद में कोश, कोश मतलब होता है मनी, अमाउंट, गोल्ड। फिर सेना एंड फाइनली मित्र। दीज वर द 7 कंपोनेंट्स। ये वो 7 कंपोनेंट्स थे एक किंगडम के। कौटिल्य ने ऐसा भी बताया है कि उस समय
किंग के थ्रू कुछ मिनिस्टर्स और प्रीस्ट यानी कि पुरोहित उनको अपॉइंट करने का एक प्रोसेस होता था, एंड दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड उपध्य परीक्षण। Once again I am repeating, Upad Parikshan was the process in which king appoints chief ministers and priests। इसके अपार्ट हम बात करते हैं परीक्षा मंत्रिणा। ये एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही फॉर्म था। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता था? उस समय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को 18 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी 18 या 20 या 25 या 10-15 जो भी है कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, वो उस टाइम पर भी चलती थी। एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड तीर्थ, उन्हें तीर्थ कहा जाता था, और उनके प्रेसिडेंट जो थे तीर्थ के उनको महामात्य कहा जाता था। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? किंग को एडवाइस करने के लिए, सजेशंस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थ के प्रेसिडेंट थे, जैसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति एंड युवराज। ये राजा के साथ ही होते थे इन द कोर्ट। नेक्स्ट इज समाहर्ता। समाहर्ता वॉज एन ऑफिसर जिसका मेन फंक्शन था कलेक्टिंग रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट करना, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, और एनुअल बजट प्रिपेयर करना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सानिधात। सानिधात का क्या काम है? सानिधात भी एक प्रकार का ऑफिसर हुआ करता था, और उसने अपने यहाँ पर पैसों से संबंधित यानी कोष से संबंधित काम संभाला करता था। सानिधात था ट्रेजरर या फिर कोषाध्यक्ष। चाणक्य के द्वारा लिखी अर्थशास्त्र में 26 चाणक्य के टाइम पर लिखी हुई 26 ट्रेजरर के बारे में जानकारी मिलती है, और उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: कोषाध्यक्ष, फिर इसके बाद में शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष का मतलब होता है हेड ऑफ एग्रीकल्चर। फिर है पाण्याध्यक्ष जिसका मतलब होता है हेड ऑफ ट्रेड। फिर इसके बाद में लूणाध्यक्ष जिसका मतलब होता है हेड ऑफ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है उनके मांस की बिक्री के लिए। फिर नेक्स्ट है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष का मतलब होता है चारागाह का हेड होना, हेड ऑफ पेस्चर लैंड। एंड फाइनली मुद्राध्यक्ष यानी कि करेंसी इशू करने वाली हाईएस्ट अथॉरिटी। आई होप दैट ये आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं युक्तास एंड उपयुक्तास। दीज वेर बेसिकली लोअर लेवल एम्प्लॉयज़, और ये महामात्य के अंडर में काम किया करते थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी अलग अलग स्टेट्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकार चलाने का सिस्टम था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसे हम कह सकते हैं। तो देखिए क्या है कि टोटल अशोक के टाइम पर 5 प्रोविंसेस हुआ करते थे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आज के टाइम से स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आप इसे कंपेयर कर सकते हो। देयर इज़ अ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज़ अ स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज़ अ लोकल गवर्नमेंट। उस समय पर भी ये 3 प्रकार के सिस्टम थे एडमिनिस्ट्रेशन में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अब इसमें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 5 प्रोविंसेस थे अशोक के समय में। एक था उत्तरापथ, द कैपिटल ऑफ विच वॉज तक्षशिला। एक था अवंती राष्ट्र, द कैपिटल ऑफ विच वॉज उज्जैनी। एक था कलिंग, कैपिटल वॉज तोशाली। एक था दक्षिणापथ, कैपिटल वॉज सुवर्णगिरी। एंड द लास्ट प्रोविंस वॉज मध्य देश, और उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट हुआ करता था कुमार और आर्य पुत्रों के हाथों में। एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो आइदर कुमार या फिर आर्यपुत्र नाम के जो ऑफिसर्स थे उनके हाथों में हुआ करता था। प्रोविंसेस को विषयास में डिवाइडेड किया गया था। विषयास क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे आज एक स्टेट, उससे छोटी यूनिट होती है डिस्ट्रिक्ट, तो उसी तरह से उसको भी डिवाइड किया गया था जिसे कहा जाता था विषया।
और विषय का जो अधिकारी होता था, विषय का जो ऑफिसर होता था, उसे कहते थे विषयपति। उससे छोटी यूनिट होती थी जो स्थानिक के अंडर में आती थी। स्थानिक वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और ये काम करता था समाहर्ता के अंडर में। फिर इसके अलावा सबसे छोटी यूनिट जो थी वो थी गोप। गोप होता है 10 विलेजेस का एक ग्रुप, और उसको संभालने का काम जो है वो गोपा का होता था। फिर इसके बाद में समाहर्ता के अंडर प्रदेष्ट्री नाम के ऑफिसर्स होते थे, और उनका काम था कि स्थानिक और गोप के द्वारा किए गए काम की जांच पड़ताल करें, उसकी सुपरवाइज करें। नेक्स्ट इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इसके बारे में हमारे को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मेगास्थनीज की लिखी हुई बुक इंडिका। तो उसने बताया है कि टोटल 6 कमिटीज़ वर देयर। कमिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करते हैं। टोटल 6 कमिटीज़ थी, और उन हर एक कमिटी के अंदर 5-5 मेंबर्स थे, तो इस प्रकार से टोटल 30 मेंबर्स हो गए। सो 6 कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स। उन 6 कमिटीज़ के नाम इस प्रकार हैं: इंडस्ट्री एंड स्कल्प्टर्स, फॉरेनर्स, बर्थ डेथ रिकॉर्ड रखने वाली एक कमिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिकॉर्ड रखने वाली कमिटी, सेल्स के रिकॉर्ड रखने वाली एक कमिटी, और फाइनली टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी एक कमेटी थी। टैक्स कलेक्ट किया जाता था 1/10 पार्ट, यानी ओनली 10%। नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। सेम हियर 6 कमिटीज़ वर देयर ऑफ 30 मेंबर्स, और यहाँ पर 6 कमिटीज़ जो अलग अलग ऑर्गन्स को, आर्मी के, मिलिट्री के अलग अलग ऑर्गन्स को हेल्प करती थी, वो थी नेवी, ट्रांसपोर्टेशन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नेवी। उस समय नेवी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी अशोक के समय में। नेवी के अलावा ट्रांसपोर्टेशन, फिर इसके बाद में इन्फेंट्री। इन्फेंट्री पैदल सेना को कहा जाता है। एट दैट टाइम इट वॉज 6 लाख। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर इन्फेंट्री की संख्या 6 लाख थी। कैवलरी, कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार होते हैं, ऐसे सैनिक जो घुड़सवारी के द्वारा अपनी लड़ाई को अंजाम देते हैं। कैवलरी की संख्या थी 50,000। चैरियट्स यानी रथ पर लड़ने वाले सेना, वो थी 800। एलिफेंट्स यानी कि हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिक, उनकी संख्या थी 9,000। तो इन सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया, और उनका हेड रखा गया था जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करता था। ओके फाइन। नेक्स्ट इज जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम किसी भी किंगडम की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है। जहाँ जुडिशरी नहीं है वो किंगडम लंबे समय तक नहीं चलता है। जहाँ पर जुडिशरी है वो किंगडम लंबे समय तक चलेगा। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, विदाउट बायस, विदाउट पर्सनल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब जाकर वो सोसाइटी ग्रो करेगी, फ्लरिश करेगी। यहाँ पर किंग वॉज द जज टू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, हु इज़ क्रिमिनल, हु इज़ इनोसेंट। ऑल दिस वर डिसाइडेड बाय हुम? किंग। किंग डिसाइड करता था कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कहाँ न्याय करना है। ये सब मैटर किंग के द्वारा ही लिए जाते थे। तो किंग वॉज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ जज। इसके अलावा निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहाँ पर ग्रामीणी और ग्रामवृद्ध अपने डिसीशंस देते थे। सबॉर्डिनेट जजेस भी थे जो किंग को सपोर्ट करते थे। इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, सबॉर्डिनेट जजेस के बारे में। कोर्ट सिस्टम किस तरह से था? सबसे पहले सबसे बड़ा कोर्ट जो था वो था सेंट्रल कोर्ट, जहाँ पर किंग अपना डिसीजन देता था। उससे थोड़ा एक लेवल नीचे संग्रहारण कोर्ट यानी लोकल लेवल कोर्ट। फिर उसके एक लेवल नीचे द्रोणमुख यानी जनपद लेवल कोर्ट, और फिर उससे सबसे लास्ट में ग्राम संघ यानी विलेज कोर्ट।
जुडिशियल सिस्टम में दो और प्रकार के कोर्ट्स थे। एक था धर्मस्थीय, एक था कंटकशोधन। धर्मस्थीय जो है सिविल कोर्ट्स थे। तो इन धर्मस्थीयों में इस प्रकार के कोर्ट्स में डिसीजन लेने का काम जो था वो 3 धर्मस्थ और 3 अमात्यों के अंडर में आता था। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्यास, ये बहुत ही पढ़े लिखे, हाईली इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड लोग थे। और धर्मस्थीय बेसिकली एक सिविल कोर्ट हुआ करती थी। सिविल कोर्ट्स मतलब जिसमें चोरी या फिर ज़मीन जायदाद के विवाद, ये छोटे मोटे मैटर्स इसके अंदर आते थे। थेफ्ट, रॉबरी और लूट, इन सब को एक टर्मिनोलॉजी उस समय यूज़ की जाती थी जिसका नाम था साहस। यानी कि एक कैटेगरी बना दी गई, क्लासिफाई कर दिया गया। थेफ्ट, रॉबरी, लूट, इन तीनों को ही एक कैटेगरी में डाला गया जिसका नाम था साहस। और ये साहस कैटेगरी के अंडर ही इसको सॉल्व किया जाता था। अभी किसी की डिसरेस्पेक्ट होती है आजकल, पॉलिटिक्स में ज़्यादा देखा जाता है, किसी को चोर बोला जाता है, किसी को क्या बोला जाता है। तो उस समय में भी ऐसी चीज़ें थी, यानी मान हानि। तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती थी वो थी वाक पारुष्य। उसको कैटेगरी में डाला जाता था वाक पारुष्य। फिर इसके अलावा किसी के साथ मारपीट हुई है, लूट हुई है, उसको कहते थे दंड पारुष्य। उसे कहा जाता था दंड पारुष्य। नेक्स्ट दूसरे प्रकार के कोर्ट हैं कंटकशोधन। ये क्रिमिनल कोर्ट्स थे बेसिकली। यहाँ पर मर्डर, वायलेंस में डोमेस्टिक वायलेंस भी आते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व आउट की जाती थी। इसके लिए भी हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे होते थे, 3 प्रादेष्ट्री और 3 अमात्यास। कंटकशोधन के अंडर में सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो कि उस समय व्यवहारिक महामात्र कहलाया करते थे। कंटकशोधन के अंडर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते थे, जो कि उस समय रज्जुकास कहलाया करते थे। दे वर कॉल्ड द रज्जुकास। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, डीएम होते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाणक्य ने एक सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ बनाया था, यानी कानून बनाया, और उस कानून के 4 पार्ट्स उसने डिस्क्राइब किए थे। और वो 4 पार्ट्स ये थे। धर्म, आफ्टर ऑल धर्म इज इम्पोर्टेंट, यानी ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म के बाद दूसरा ऑर्गन था लॉ का, जो कि कानून को बहुत अच्छे से चलाया करता है, जिसका नाम था व्यवहार, यानी बिहेवियर। अगर बिहेवियर अच्छा है तो लॉ परफेक्टली चलेगा। फिर है चरित्र, यानी कैरेक्टर। एंड फाइनली शासन, यानी रूलिंग। ये सभी चीज़ें उस समय के अकॉर्डिंग A1 क्लास की थी, जिससे कि इंडिया की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस कही जाती है। आई होप ये स्लाइड्स भी आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं मौर्यन सोसाइटी की तरफ, यानी कि उस समय सोशल लाइफ कैसी थी लोगों की, यानी कि कास्ट व्यवस्था, यानी कि इकोनॉमिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटिकल व्यवस्था। उस समय किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, हाउ वॉज द सोसाइटी एट दैट टाइम। तो कौटिल्य ने अपने रिकॉर्ड्स में बताया है, वो ये बताया है कि समाज जो है उस समय वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया करता था। वर्ण व्यवस्था में उसका काम होता था। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है वर्ण सिस्टम के बारे में। 4 वर्ण सिस्टम है। तो 4 वर्ण सिस्टम, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस 4 वर्ण सिस्टम। फिर इसके बाद में भी चाणक्य ने इसके अलावा भी चाणक्य ने कुछ और कास्ट्स के बारे में बताया था, जैसे कि निषद कास्ट जो होती है वो आदिवासियों की कास्ट होती है। फिर है पार्शव, रथकर, शक, विदेहक, सूत एंड चांडाल वर अदर कास्ट्स। चांडाल जो है ये वो कास्ट होती है जिसमें
शमशान में शमशान के रख रखाव के लिए, व्यक्तियों को जलाने के लिए उसमें उस कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। ये कौटिल्य के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग सोसाइटी थी। अब बात करते हैं मेगस्थनीज के अकॉर्डिंग। याद है ना आपको, मेगस्थनीज, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगस्थनीज ने जो देखा, जो समझा, उसके अकॉर्डिंग उसने बताया है कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 7 कास्ट। और वो 7 कास्ट थी फिलोसोफर्स, फार्मर्स, हंटर, आर्टिसंस यानी कारीगर वर्ग के लोग, सोल्जर्स, इंस्पेक्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। मेंबर्स ऑफ द कोर्ट मतलब सभासद, जो सभा के सदस्य हैं। इस मेगस्थनीज की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि वो इसको जाति, उस जाति के जो बिजनेस हैं उन दोनों को वो एक साथ कंपेयर करना भूल गया, उसको क्लासिफाई करना भूल गया। रही बात महिलाओं की स्थिति की, वुमेन कंडीशंस एट दैट टाइम वाज वेरी मच गुड, परफेक्ट, अच्छी स्थिति थी। उन्हें नियोग करने की भी अनुमति हुआ करती थी। नियोग यानी रीमैरिज। विडो होने के बाद में उन्हें अपनी लाइफ एक सन्यासी की तरह न बिताकर वापस से वो अपनी लाइफ को सही ढंग से जी सकती थी, इसलिए उन्हें नियोग करने की भी इजाज़त थी। I hope you have clearly understood this video. Thank you. Have a nice day.